हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय आरपी सर। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के तीसरे चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम एक आसान तरीके से समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई चालक तार है। अगर मान लेते हैं ये कोई चालक तार है, तो अगर ये कोई चालक तार है, चालक तार, ये किसी सुचालक पदार्थ का बना होगा। सुचालक पदार्थ का मतलब है एल्यूमिनियम या कॉपर, जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। क्योंकि जो चालक तार होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि इसको हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, तो अगर हम इस चालक तार को एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ देंगे, इधर प्लस टर्मिनल इधर माइनस, ये V वोल्ट की बैटरी से अगर हमने जोड़ दिया, तो इस चालक तार में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं E माइनस, E माइनस, E माइनस, E माइनस, उन पर एक बल कार्य करता है। क्योंकि जब हम इस चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, तुरंत उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। अब मान लेते हैं इस चालक तार में हम यहाँ पर दो अनुप्रस्थ काट ले लेते हैं। यहाँ पर पहला हमारा अनुप्रस्थ काट है, ये एक अनुप्रस्थ काट है। अनुप्रस्थ काट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम किसी चालक तार को ब्लेड से काटें तो उसका जो गोल वाला पार्ट दिखता है उसी को अनुप्रस्थ काट कहते हैं। और एक अनुप्रस्थ काट यहाँ पर हम ले लेते हैं इस तार में, क्योंकि जो अनुप्रस्थ काट होगा, अगर मान लेते हैं इस चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A है, मतलब ये सर्कुलर पार्ट वाला जो क्षेत्रफल है वो A है, तो सभी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी A ही होगा। क्योंकि तार का जो व्यास होता है वो हर जगह समान होता है, तो क्षेत्रफल भी समान ही होगा। अब अगर इस अनुप्रस्थ काट को हम नाम दे देते हैं PQ और इसको नाम दे देते हैं RS, तो जब हम V वोल्ट के बैटरी से इस चालक तार को जोड़ते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण जब इस पर बल आता है तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति शुरू करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा है माइनस से प्लस की ओर। इसको हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेंगे उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो ये होगा विद्युत धारा की दिशा, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो इसको हम बोलेंगे विद्युत धारा की दिशा। अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब एक निश्चित दिशा में गति करते हैं तो जिस अतिरिक्त वेग से इलेक्ट्रॉन आगे गति करते हैं उस वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से जब चलेंगे, इस अनुप्रस्थ काट से चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे और इस अनुप्रस्थ काट को पार करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन RS अनुप्रस्थ काट से T समय में PQ अनुप्रस्थ काट को पार कर जाते हैं, तो जिस वेग से पार करेंगे उस वेग का नाम होगा VD, यानी कि अनुगमन वेग। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर
यहाँ पर आएंगे ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस, और कुछ समय बाद इस जगह से भी आगे निकल जाएंगे, इस अनुप्रस्थ काट से भी आगे निकल जाएंगे। तो अगर हम कहें, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, माना टी समय में क्यू आवेश पी क्यू अनुप्रस्थ काट से गुजर रहे हैं, यानी कि टी समय में टोटल क्यू आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ यस आर अनुप्रस्थ काट से निकल रहे हैं वो टी समय में पी क्यू को पार कर जाते हैं, तब हम कह सकते हैं, तब परिपथ में बहने वाली जो धारा का मान होगा I बराबर हो जाएगा Q अपान में T, क्योंकि धारा का सूत्र ही होता है I बराबर Q अपान में T। Q मतलब कुल आवेश जो T समय में यस R अनुप्रस्थ काट से निकलकर PQ अनुप्रस्थ काट को पार कर जा रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम कहें कि चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर स्मॉल एन, क्योंकि ये चालक तार है तो इसके थोड़े से आयतन में, ये बेलनाकार आकृति है तो इसके थोड़े से आयतन में हमने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके चालक तार के हर जगह पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो हमने ये मान लिया कि इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो स्मॉल n है। तो अगर हम कहें कि टी समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी अगर हम निकालें, टी समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई, आगे इसको कर लेते हैं कंटिन्यू, दूरी, तो चूंकि हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यहां से हम कहेंगे तो दूरी बराबर हमको मिल जाएगा चाल, दूरी बराबर मिल जाएगा चाल और गुणे समय। तो टी समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी हम निकालने जा रहे हैं, तो दूरी बराबर यहाँ लगाएंगे चाल गुणे समय। तो चाल क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो अनुगमन वेग से गति करेंगे, वेग या चाल, यानी vd जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसी से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर क्या मिल जाएगा हमको, चाल गुणे समय, तो चाल की जगह पर हो जाएगा vd और गुणे समय हमारा हो जाएगा t, क्योंकि t समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी हम निकाल रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अगर हम कहें कि हमारा जो पी क्यू एस आर, ये पूरा जो अनुप्रस्थ काट है यानी कि चालक तार का जो भाग है, इसका पूरा अगर हम आयतन निकालना चाहें, अगर हम कहें पी क्यू एस आर भाग चालक तार का पी क्यू आर एस जो पार्ट है, पी क्यू आर एस भाग का आयतन, क्योंकि आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो जाएगा। अब आप ध्यान से अगर देखें तो पी क्यू एस आर जो पार्ट है, इसको अगर हम थोड़ा सा अलग से दिखाना चाहें तो कुछ इस प्रकार का है, कुछ ऐसे हम बना सकते हैं, इसको बेलन की तरह है। ये वाला जो पार्ट है ये पी क्यू है और नीचे वाला पार्ट जो है एस आर है, एस आर।
तो बेलन का अगर हम आयतन निकालना चाहें तो ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है जो हमारा ये है यहाँ पर, और साथ में क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ऊंचाई मतलब क्या होगा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी, ये दूरी हमने निकाल लिया है। ये दूरी हमारी क्या होती है, ये दूरी हमने निकाला बी डी इंटू टी हो जाएगा। तो अब इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, आयतन की जगह पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल हमारा ये पूरा ए हो जाएगा, और साथ में ऊंचाई की जगह पर हम दूरी ले सकते हैं, क्योंकि दूरी इसको जब हम ऊपर उलट कर देखेंगे तो वही हमारा ऊंचाई बन जाएगा। तो हो जाएगा हमारा आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे में दूरी की जगह पर ले लेंगे, ऊंचाई की जगह पर ले लेंगे दूरी, यानी बी डी इंटू टी हो जाएगा। अब पी क्यू यस आर भाग का हमने आयतन निकाल लिया, और हम जानते हैं कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इस चीज को हटा देते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू यस आर भाग में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल पी क्यू एस आर भाग में, यानी कि पी क्यू एस आर आयतन में कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे, तो n से गुणा कर देंगे, n गुणे ए इंटू बी टी इंटू टी। इस बात को हम एक बार और बोल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा हम पी क्यू एस आर इस आयतन को, चालक तार के इस आयतन को या इस भाग को गणना की दृष्टि से देख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ये तार है, अगर इसके एकांक यानी कि थोड़े से आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो पूरे पी क्यू एस आर भाग कहें या यहाँ पर और समझने के लिए हम आयतन ही लिख लें, पी क्यू एस आर आयतन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n से गुणा कर देंगे अगर आयतन में, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको लिखते हैं हम ई माइनस या माइनस ई होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को अगर हम लिखते हैं तो ई माइनस लिखते हैं या माइनस ई लिखते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहें कि पी क्यू एस आर इस पूरे आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है टोटल, उन पर कितना आवेश होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जब माइनस ई आवेश है तो टोटल पर कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई, उसमें हम माइनस ई से गुणा कर देंगे तो कुल आवेश हमको मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू एस आर आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश, तो कुल आवेश को हम Q से प्रदर्शित करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E लिखते हैं और कुल आवेश को हम Q से लिखेंगे। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में माइनस ई से गुणा कर देंगे, तो माइनस ई इंटू एन इंटू ए इंटू बी डी इंटू टी हो जाएगा, यानी कुल आवेश हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर जब हमने धारा निकाला था, धारा I बराबर क्यू बाई टी, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसमें आवेश का मान रख देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम Q का मान समीकरण 1 में रख दें तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। हमें मिला है I बराबर क्यू बाई टी, धारा का ये सूत्र हमने बहुत पहले से ही सीख लिया है। अब यहाँ पर Q का मान हम रखेंगे तो हमें मिलेगा I इक्वल टू Q के प्लेस पर, Q के स्थान पर हमारा ये आ जाएगा माइनस ई इंटू एन इंटू ए इंटू बी डी इंटू टी आ जाएगा।
और अपान में इस सूत्र में क्यू अपान में टी, नीचे टी है तो नीचे टी लिखेंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अब इधर भी थोड़ा सा मिटा देते हैं तो आई का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, आई बराबर माइनस ई इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी। अब यहाँ पर माइनस जो साइन है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है और धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। यानी कि अगर हम इसको परिमाण रूप में व्यक्त करना चाहें तो माइनस चिन्ह को हटा सकते हैं, क्योंकि माइनस केवल दिशा को बताता है। तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू ई इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी। यही हमारा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध प्राप्त होता है। यहाँ से अगर हम अनुगमन वेग का फार्मूला लिखना चाहें तो मिलेगा हमें वी डी बराबर, इस वी डी को इस सबको उधर भेजेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो आई अपान में हो जाएगा ई एन ये फार्मूला हमें प्राप्त होगा। तो अनुगमन वेग का ये सूत्र हमें प्राप्त होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन करने के लिए आता भी रहता है और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। हमारा वी क्या होता है, वी हमारा है अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको लिख देंगे, ये हमारा अनुगमन वेग। और आई क्या है, आई है हमारा विद्युत धारा, और ई क्या है, ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। साथ में यन क्या है, यन है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये क्या है, जो हमारा चालक तार था उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ये बराबर लिखेंगे चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हम ये डेरिवेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।